वेरिएबल हमारे तीन पार्ट थे। हमारा जो एटमॉस्फेयर था, इस एटमॉस्फेयर में बच्चों हमारे तीन चीजें हम पढ़ा रहे थे आपको। पहली चीज हमने देखा था कैसे बनता है गैसेस के बारे में हमने जाना। गैसेस, हाय नेहा, हाय माला। तो गैसेस के बारे में हमने जाना, गैसेस क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो आपको हमने बहुत सारी चर्चा की थी गैसेस के बारे में कि गैस बेसिकली वेरिएबल भी होती है, नॉन वेरिएबल भी होती हैं, यानी कांस्टेंट गैसेस भी, जिसमें नाइट्रोजन के बारे में जाना हमने, ऑक्सीजन के बारे में जाना हमने, मतलब आर्गन के बारे में जाना। फिर हमने कुछ नियम जाने, लूसेक नियम, लूसेक के बारे में हमने बात की। फिर हमने चार्ल्स का नियम देखा, कंबाइंड गैस लॉ हमने जाना। तो उसके बाद फिर हमने ओजोन के बारे में, नॉन वेरिएबल गैसेस, वेरिएबल गैसेस के बारे में जाना। ओजोन के बारे में हमने काफी ज्यादा चर्चा, O3 कैसे बनती है, किस जैसे हमने 10 से लेकर 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है, इसमें भी 12 से लेकर 35 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, उसमें किस प्रकार है जयेश बेटा, तो किस प्रकार उसमें चेंजेस आते हैं वो जाना, कौन कौन सी गैसेस हैं उसको इफेक्ट करती हैं, एसेट्रा एसेट्रा। नाउ हमारा ये वाला जो गैसेस का पोर्शन था वो हमारा खत्म हो गया। आज हमें एनी हाउ ये दो पोर्शंस को खत्म करना है जो बहुत छोटे छोटे हैं। एक है मेरा एरोसोल, AEROSOLS, एरोसोल्स, एरोसोल। इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, कल मैंने उसके नोट्स भी आपको दे दिए थे जो मैंने बायोलॉजी में आपको पढ़ाया था। दूसरा हमारा वाटर वेपर, वाटर वेपर, जल वाष्प। आज इसको भी हम खत्म करेंगे। तो गैस हमारा कंप्लीट हो गया है। एरोसोल पे पहले हम चर्चा करते हैं, ये एरोसोल होते क्या हैं और किस प्रकार हमारे मतलब वायुमंडल को इफेक्टेड करते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। मैं आपको सबसे पहले, ओके सभी आप देख रहे हैं, ओके, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा एरोसोल होता क्या है। एरोसोल बेसिकली धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण होते हैं, जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, सॉल्ट होता है, नमक के कण होते हैं, कालिक होती है जिसे हम ब्लैक स्मोक कहते हैं, कालिक जो होती है वो होती है, वो होते हैं, नमक होता है, धूल के कण होते हैं, और जीवाणु होते हैं, कालौच होती है, मेट्रॉइड्स होते हैं, छोटे छोटे जो हमारे उल्का पिंड जो आते हैं हमारे मतलब पृथ्वी पे आते रहते हैं, छोटे छोटे, महीन महीन, बड़े बड़े होते हैं लेकिन वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री करते ही, हाय बेटा, वो छोटे हो जाते हैं। तो छोटे छोटे उल्का पिंड भी हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ओके, तो उल्का पिंड भी हमारे इसी में कंसिडर आप करोगे। ज्वालामुखी रेत जो डस्ट पार्टिकल, लैपिली होती, देयर सेवरल थिंग्स, जब वो इरप्ट होता है तो बहुत सारी निकलती हैं। तो ज्वालामुखी उद्गम भी इसके, यानी वॉल्केनो जो राख होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। यानी अगर आपसे कोई बोलता है कि एग्जैक्टली एरोसोल क्या है, आप क्यों कह रहे हो कि ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है, तो आप बताएंगे एरोसोल आल्सो द पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, इट इंक्लूड all dust particles, some bacteria, some salt, some meteoroids, छोटे स्मॉल पार्टिकल्स, और जो वॉल्केनिक इरप्शन के जो होता है, ज्वालामुखी उद्गम होता है, उसके बाद जो फटते हैं वो भी कहीं ना कहीं वायुमंडल में हो जाती है। जो धुआं होता है, स्मोक्स होता है, पार्टिकल्स होता है, वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर माने जाते हैं। तो बेसिकली एरोसोल हमारा, ये जो एरोसोल है ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। अब बात आती है कैसे करता है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, ये तो समझ में आ गया कैसे ये क्या क्या होते हैं, ये कैसे करता है। तो क्या होता है, जब ऊपर से सन की रेडिएशंस आती हैं,
हमारे रेडिएशन मतलब विकिरण, लघु तरंगे जो मैंने आपको बोला था, तो ऊपर से जब सन की रेडिएशंस आती हैं तो काफी चीजें तो ये भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, ऑब्वियसली बात है। जैसे मैं हूं, मैं अगर धूप में खड़ा होऊंगा तो मेरी बॉडी कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करेगी तो उससे ये एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। दूसरा, मैक्सिमम चीज को ये रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं, रिफ्लेक्शन भी करते हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं, है ना, चारों दिशा में रिफ्लेक्ट भी करते हैं, फैलाते भी हैं, एसेट्रा एसेट्रा। तो इस कारण इनकी जो इंपॉर्टेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे कैसे? जब डस्ट पर सन की रेडिएशंस आती हैं, इनसे टकरा के एब्सॉर्ब भी होती हैं, कुछ एब्सॉर्ब भी होती हैं, मैक्सिमम रिफ्लेक्ट भी होती हैं। इनके कारण ही सूर्य का जो रंग होता है ना, आप जो देखते हो, कभी अर्ली मॉर्निंग में रेड दिखाई दे रहा होता है, आकाश नीला दिखाई दे रहा होता है, बहुत ज्यादा जो सूर्य का कलर नारंगी से दिखाई देता है, ये किस कारण होता है? मैक्सिमम इफेक्ट जो होता है वो इनके एरोसोल के कारण होता है। इट्स ऑल्सो द पार्ट, a very important part of our atmosphere. Why so? I have explained each and everything right now. अब बात आती है कि एक क्वेश्चन यूपीएससी में इससे आया था, हाइग्रोस्कोपिक, आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता ग्राही हिंदी में कहते हैं आर्द्रता ग्राही, इंग्लिश में कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक, ये क्वेश्चन मैं आपको नोट से प्रोवाइड कर दूंगा। इंग्लिश में कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक, हिंदी में कहते हैं हम आर्द्रता ग्राही। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल्स अपने एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, तो इनका जहां जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है, घनत्व ज्यादा भी होता है कहीं पे भी, तो ये क्या करते हैं, इनके ऊपर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे, बूंद जो तरल, इस पे तरल भी गिने जाते हैं, तरल बूंदे भी आती हैं, ड्रॉपलेट्स भी इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन पे जम जाते हैं आके स्मोक्स पे, जैसे अपन जहरीली गैस जिसे कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम मानते हैं, तो क्या कहते हैं, ये सब एयरसोल के अंदर आता है। तो ये क्या होते हैं, जो ये कण होते हैं, इस पर क्या होता है, धीरे धीरे जो आर्द्रता होते हैं, जो मॉइस्चर होता है, वो इन पे जम जाता है, ठंड के, गर्म के। तो कहीं ना कहीं जो स्मोक्स आप देखते हो, फॉग्स आप देखते हो, कहीं ना कहीं उनमें भी इनका हाथ होता है, क्योंकि ये आर्द्रता ग्राही होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। अब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो एरोसोल हैं, मतलब ये जो आर्द्रता ग्राही निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा कौन है? हाइग्रोस्कोपिक नेम मेन में से, इन सब में चारों में से कौन है? तो आपको याद रखना होगा, हाय बेटा, कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, नमक, नमक के कण जो हमारे वायुमंडल में स्थित हैं, इन्हें सबसे ज्यादा आर्द्रताग्राही माना जाता है। हम इंग्लिश में कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, आर्द्रताग्राही नाभिक। इंग्लिश वाले लिख लेना, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, NUCLEI, आर्द्रताग्राही नाभिक। निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे आर्द्रताग्राही नाभिक बेसिकली इनको बोला जाता है कि इनको, नमक के कणों को सबसे ज्यादा यही एब्जॉर्ब करते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं के कारण जो फॉस की मात्रा दिखाई देती है वो हमारे सामने आती है। अब इनकी बेसिकली जो ये एरोसोल है, ये कितने कितने क्वांटिटी में रहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, जब हम इनकी क्वांटिटी की अपने एटमॉस्फेयर में बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 100th पार्ट वो इनका होता है, प्लस 100 पार्ट से कई सौ सैकड़ों पार्ट भी कहे जा सकते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर का 100वां भाग भी हो सकता है ये एरोसोल, और इसके अलावा कई और छोटे पार्ट्स भी उसके अंदर एटमॉस्फेयर में हो सकते हैं, अगर इसको हम मेजरमेंट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एरोसोल मेरा खत्म होता है, ये बहुत छोटा था। अगर आप कोई क्वेश्चन आता है 3 नंबर का आएगा, मैक्सिमम 3 मार्क्स का आएगा कि एरोसोल क्या होता है, और अगर आप लिखते हैं एग्जाम में तो मैक्स टू मैक्स आप 20 शब्दों में ही लिख पाएंगे। तो 20 शब्दों में
आप क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे? एक बात करेंगे एयरोसॉल क्या होता है, कौन कौन से पार्टिकल्स में इंक्लूड करते हैं। दूसरा चीज, इसका कितना कितना पार्ट मिला होता है ना, पर मिलियन पार्ट्स इसके अंदर मिले होते हैं। दूसरी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तीसरा आप हाइग्रोस्कोपिक का आप बात करेंगे। चौथा इनसे क्या होता है। तो आपको ज्यादा 7-8 शब्द में लिखने को मिलेंगे हर इन 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में। 6 to 7, 6 to 7, 6 to 7, 6 to 7। तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। ये आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? बच्चों ये आपको समझ में आया? एरोसोल समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि मुझे आगे मूव करना है, वाटर वेपर पर मुझे आगे मूव करना है। आपको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज। ओके, चलिए, मुझे आपका रिप्लाई मिल गया, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं बच्चों वाटर वेपर की। वाटर वेपर, मैं डब्ल्यू भी लिख दिया, वेवलेंथ, वे समझना। वाटर वेपर, जल वाष्प। उस दिन रचना राठौर ने क्वेश्चन पूछा था, आज वो रचना राठौर अभी है नहीं शायद, तो उसके सारे क्वेश्चनों के आंसर उसको मिल जाते, रचना मैडम को। तो जलवाष्प में हमने अगर हम बात करें, वाटर वेपर की अगर हम बात करें, तो ये जो वाटर वेपर है, ये क्या होता है कि बेसिकली इसका पूरा अर्थ पर मैं अगर बात करूं, ये हमारी जो अर्थ है, बेसिकली पूरी अर्थ पर इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इस जलवाष्प की मात्रा का, यानी हमारे वायुमंडल में पानी की मात्रा अगर मैं बात करूं जो गैस के रूप में विद्यमान है, गैस की फॉर्म में अवेलेबल है, उसी को हम कहते हैं वाटर वेपर। इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ गैसेस, बट जब मैंने वो पढ़ाया था मैंने बोला था ये भी एक प्रकार की गैस है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसे हमें सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए हमने अलग एटमॉस्फेयर को इसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग ही सेपरेटली डिजाइन किया है। तो बात आती है वाटर वेपर, जल वाष्प। तो जैसे जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम देखते हैं इट्स अ इक्वेटर। ये हमारा इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री पर रहता है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री पे रहता है। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा, ये हमारा बेसिकली एशिया का क्षेत्र है, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, ये कैरेबियन सी, वेस्ट इंडीज, लैटिन अमेरिका का ये पूरा क्षेत्र जो कहलाता है, ये है हमारा अफ्रीका का क्षेत्र। अगर मैं बात कर लूं जिससे जुड़ा हुआ है बालदे, मंडाव, संधि, मैं सब कुछ करेंगे हम ज्योग्राफी में, एक एक चीज को, ऐसी कोई चीज नहीं बची होगी जो हम छोड़ देंगे, सच बता रहे हैं हम आपको। ऑस्ट्रेलिया हमारा ये आ गया, एस्पेक्ट एक्स्ट्रा। तो बेसिकली आप देखेंगे तो ये पूरा, ये हमारा अरब सागर, ये हमारा बे ऑफ बंगाल, ये पूरा जो फैला हुआ है हमारा, ये है हमारा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, मैं आईओ लिख रहा हूं। ये जो हमारा फैला हुआ है हमारे एशिया के इधर, ये पूरा क्षेत्र जो फैला हुआ है, ये हमारा अटलांटिक महासागर, एओ, अटलांटिक ओशियंस। ये हमारा पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना, ये हमारा पैसिफिक ओशियन है। हम पृथ्वी का ये पूरा पैसिफिक ओशियन फैला हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे जितने भी समुद्र की दशा है, मैक्सिमम वो हमारे दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये पूरी पृथ्वी है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। तो जितना भी क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बेसिकली, शायद आपको पूरा ना दिख रहा हो, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। तो अगर आप देखेंगे तो जितना भी समुद्र का क्षेत्र है वो विषुवत रेखा प्लस नीचे की तरफ ज्यादा है। आप इस तरह समझें, विषुवत रेखा ये रही इक्वेटर लाइन, और नीचे की तरफ ऊपर स्थल मंडल ज्यादा है, यानी नीचे हाइड्रोस्फीयर ज्यादा है, ऊपर लिथोस्फीयर ज्यादा, मतलब स्थल मंडल ज्यादा है। 181 का अनुपात होता है, अभी करने की जरूरत नहीं है, वो हम बाद में बताएंगे। आप पहले, मैं वायुमंडल समझा रहा हूं तो उसको ध्यान दें। तो ये जो हमारा क्षेत्र है,
या दक्षिण की तरफ और इस तरफ ये पानी का आपको दिखाई दे रहा है, पानी बहुत है। अब क्या होता है, पृथ्वी की स्थिति ऐसा होना 23.5 डिग्री। अब एग्जैक्टली पृथ्वी 23.5 डिग्री पे नहीं झुकी है। पृथ्वी कितना डिग्री झुकी हुई है? 22.3 डिग्री से 24.5 डिग्री के मध्य। ये औसत आता है 23.5 डिग्री, यानी जो झुकी हुई है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री इज द एवरेज थिंग। अगर कोई बात करता तो आप बोलेंगे हमारी जो पृथ्वी का झुकाव है वो बेसिकली 22.34 से लेकर 24.5 तक के मध्य होता है। हमारे वैज्ञानिकों ने उसे एक इक्वल मानते हुए एवरेज निकाल दो 23.5 डिग्री बोला है कि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। अब आप देखेंगे इसका ये झुकना ही सूर्य की जो किरणें होती हैं, मैक्सिमम जो सूर्य की किरणें होती हैं बेसिकली साल में, पूरे साल नहीं पड़ती। पूरे साल अगर कहोगे, किताबों में बहुत फर्जी बातें लिखी रहती हैं, बहुत सारी मैगजीन में, किताबों में मैं बताना चाह रहा हूं। अभी देखो कितनी सारी चीजें आपकी फर्जी बातें किताबों में निकल के आएंगी जो आपने पढ़ी होंगी। उससे अगर आप एक साइंटिफिकली नेट पे जाके चेक करोगे तो आपको समझ में कितनी फर्जी बातें भी किताब में लिखित होती हैं। एनीवे, तो ये जो हमारा इक्वेटर है, कई लिखते थे साल भर, कभी भी साल भर सूर्य की किरणें नहीं पड़ सकती किसी भूमध्य रेखा पर। ये लिखना चाहिए, ये हमारा जो सूरज है इसकी मैक्सिमम जो रेडिएशंस होती है, मैक्सिमम जो रेडिएशन होती है ईयर, अगर मैं बात करूं साल भर मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो रेडिएशंस पड़ती हैं वो हमारी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, ये कह सकते हैं। यानी साल भर में सबसे ज्यादा जो रेडिएशंस होती हैं वो हमारे इक्वेटर पे पड़ सकती हैं। ये अगर हम कहें कि साल भर पड़ती है वो तो गलत है। क्यों गलत है? फिर क्यों कहते हो कर्क रेखा, मकर रेखा तक सूर्य आता है, मकर संक्रांति मनाते हैं, कर्क संक्रांति मनाते हैं, कैंसर सॉलिस्टिक मनाते हैं। जब वो कर्क रेखा पे आता है तो जब यह लंबापथ यानी 90 डिग्री पे पड़ेंगी, यहां पर जब सूर्य की किरणें 90 डिग्री की पड़ेंगी कर्क रेखा पर, तो भैया भूमध्य रेखा पे 90 डिग्री की कैसे पड़ सकती हैं? सोचने वाली बात है या नहीं है? अगर मैं कोई लाइट सीधी डाल रहा हूं, अगर वो पूरी लाइट, ये लाइट है, अगर ये लाइट मेरे इधर पड़ रही है, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री विदिशा के पास है भैया, 23.5 डिग्री पर अगर मेरी पड़ रही है, सूर्य लंबवत है, पड़ रही है, ये ऐसे जा रही है, तो यहां पर भी 90 डिग्री में कैसे बना सकती है? वो ऐसे टेढ़ी होगी, 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। तो पूरे साल भर एक स्थान पर सीधी कभी भी नहीं पड़ सकती सूरज की रेखाएं। अगर ऐसा हो गया तो तापमान बिगड़ जाएगा। तो क्या होता है कि, है ना, ठीक है, हाँ जैस वो एक अलग कहानी है, वो सही कह रहे हो, वो तो लैटिट्यूड हो गया, वही मैं बता रहा हूं। जब मूवमेंट कर रहा है सन हमारा 90 से 90, तो 90 इधर भी आ रहा है, 90, तो कहने का मतलब इधर कभी भी सीधी रेखाएं नहीं पड़ सकती एक ही समय पर। ठीक है, अब बात आती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो सन है, देखो बच्चों जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये जैसे हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, ये पहले से पढ़ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज को हम बाद में समझाएंगे। ये सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं, क्यों पड़ती हैं, कैसे पड़ती हैं पृथ्वी पर, उस पर अभी कंफ्यूज ना हो, घबराएं नहीं। हम पढ़ा रहे हैं जल वाष्प, वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर। तो इस इतना याद रखना है आपको, सिर्फ 2 पॉइंट। पहला पॉइंट कि हमारा जो साउदर्न हेमिस्फीयर है और इक्वेटर के पास पानी ज्यादा है, पानी का वहां पे ज्यादा एरिया कवर करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारे इक्वेटर पर साल भर में जो भूमध्य रेखा है, जो बीच की लाइन कहलाती है, जो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को डिवाइड करती है, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, उस पर मैक्सिमम टाइम सूरज की किरणें पड़ती हैं, रेडिएशन जो रिसीव करती है, मैक्सिमम रेडिएशन रिसीव करती है हमारी इक्वेटर लाइन। बस इतना 2 पॉइंट याद रखने, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना अभी, ठीक है बेटा। तो मैक्सिमम रेडिएशन होने के कारण यहां पर गर्मी ज्यादा होगी, और गर्मी ज्यादा होगी तो पानी का भाप बनना, भाप मतलब स्टीम, पानी गैस में कन्वर्ट होता है, ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा होगा इसका मतलब ये जो वाटर वेपर है यानी जल वाष्प है, वो सबसे ज्यादा कहां पर होगा? इक्वेटर
लाइन पर होगा। इतना समझ में आया? मैं इसे ऊपर कर रहा हूं, इतना समझ में आया अभी आपको? बस इतना समझना है जो मैंने आपको बोला अभी, ठीक है? तो ये हमारा जो इक्वेटर लाइन है बेसिकली, तो इक्वेटर लाइन पर मैक्सिमम रेडिएशन होना, तो यहां पे क्या होगा? मैक्सिमम वाटर वेपर यानी जल वाष्प, वाटर वेपर उठेगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर उठेगा, मैक्सिमम वाटर वेपर उठेगा, बहुत ज्यादा उठेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा वाटर वेपर है, अब कई किताबों में गलत दे रखा है, हमारा जो वाटर वेपर है बेसिकली उसका निर्धारण कितना कितना होता है, यानी पूरी पृथ्वी पे अगर मैं जल वाष्प की मात्रा देखूं तो हमारा वाटर वेपर बेसिकली 0.2% से लेकर 5% के मध्य होता है। पूरे वायुमंडल में 0.2 से लेकर 5% के मध्य तक होता है। ये हिस्सा है कितना? 0.2 से लेकर 5 तक का हिस्सा है। अब किताबों में दिया है आधे से ज्यादा 4, एग्जाम में कभी मत लिखे ना, गलत कर देंगे आपका। किताबों में क्या दिया है? 0.5 से लेकर 4% तक जलवाष्प की मात्रा होती है। वो गलत है, सरासर गलत है। जलवाष्प की मात्रा जो होती है, अगर आप साइंटिफिक रेफरेंस लेंगे तो भाई किताब तो हमने भी पढ़ी है, हम आपको क्यों बता रहे हैं कि किताबों में भी लिखा हुआ है आधे से 5 तक होती है, प्रतिशत की मात्रा होती है पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन हम आपको बता रहे हैं किताब तो हमने भी पढ़ी, हम भी बता सकते थे 0 से 4 रट्टा तोता, क्यों नहीं बताया? क्योंकि सही आंकड़ा है 0.2 से लेकर बेसिकली 5% तक हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की मात्रा होती है, यानी पानी उपलब्ध होता है। ठीक है बच्चों? अब देखो, अब मैंने बोला सबसे मैक्सिमम हमारा कहां पर जलवाष्प पाया जा रहा है, तो वो है हमारा भूमध्य रेखा, यानी यहां पर हमारा 5% तक, यानी मैक्सिमम जो जलवाष्प पाया जा रहा है वो कहां मिलेगा हमें? कहां मिलेगा? इक्वेटर पे हमें प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों? अब बात आती है कि जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे तो वहां ठंडक होती जाती है। ऊपर जैसे जैसे मूव करेंगे वहां क्या होती है? ठंडक होती जाती है, क्योंकि सूर्य भगवान 23.5 डिग्री से ऊपर लंबता यानी स्ट्रेट नहीं चमक सकते, उन्हें लौटना होता है, क्योंकि ठंड आती है ना हमारे यहाँ तो सूरज नीचे चले जाते हैं, जब नीचे गर्मी है तो ऊपर ठंडक होती है ना? ये सारी कहानी है। तो जैसे जैसे हम जाते हैं, तो याद रखो बच्चों जो साइंटिफिकली पढ़ते हैं, हम बोलते हैं 23.5 डिग्री तक ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ट्रॉपिकल जोन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना, मतलब गर्मी वाला क्षेत्र, बहुत ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र, उसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है? अब स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि वैसे अगर हम टेम्परेचर के मामले में देखें तो लगभग 28 डिग्री इधर और 28 डिग्री इधर, ये अक्षांश है। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, आपको मैं दोबारा से मैं जलवाष्प समझा रहा हूं, ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 28 डिग्री अक्षांश देशांतर बच्चों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं आती, हम बाद में समझाएंगे। अभी हम जलवाष्प, तो मैं आपको बता रहा हूं गर्मी का जो क्षेत्र माना जाता है वो ये 0 है, 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 90 डिग्री तक होते हैं। ये लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये 90 तक होती हैं, इधर 90 तक इधर होती हैं। चलो जरा पूछ के देखें, हमें कौन बताएगी? रोहित बताएगा, रोहित बताएगा, गरिमा बताएगी, और कौन नया बच्चा है? और गरिमा, विभा बताएगी। रोहित, विभा और गरिमा, सिर्फ 3 स्टूडेंट मुझे आंसर देंगे। हाउ मैनी लैटिट्यूड्स आर प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ? इमेजिन आर प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ, कितनी अक्षांश है हमारे पृथ्वी पर? ये 3 बच्चे के अलावा कोई टाइप नहीं करेगा। ये न्यू स्टूडेंट से मैं जानना चाहता हूं कि हमें कितना सही है। फास्ट टाइप करना है, नेट पे सर्च करके नहीं, फटाफट टाइप करके बताओ। रोहित, गरिमा, विभा,
हमारे पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? गलत लिखो सही लिखो मैटर नहीं करता। चलो हमारे नए ज्वाइनिंग बच्चे वो बताएं। कृति, सुमन, दीपेंद्र, कितनी अक्षांश रेखा होती है पृथ्वी पर? कृति, सुमन और दीपेंद्र, कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर? नए बच्चों ने तो आंसर ही नहीं दिया, उनका तो इंटरनेट ही खत्म हो गया ऐसा लग रहा। गलत लिखोगे तभी तो जानोगे सीखोगे। रोहित ने 2 लिखी हैं। गरिमा 181, सुमन 180, कृति 180, दीपेंद्र अगर हो तो लिखो। गलत लिख रहे हो। अगर हम बोले आप सबका गलत है, ना 180 है, ना 181 है, ना 2 है। मयूरी काय को लिख दिया तूने? हमारी होती है 179। सोचने वाली बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत लिखा ठीक है, तभी तो सीखेंगे। एग्जैक्टली 179 होती हैं। ये मयूरी हमारी पुरानी मोड़ी है, लिख दिया इसने। क्यों होती है? क्योंकि ये 2 बिंदु हैं, ये रेखा नहीं है। टोटल 90 और 90 180 प्लस 0 181, लेकिन ये और ये 2 बिंदु हैं, इन्हें रेखा नहीं मानते। टोटल होती है 179। टोटल होती है 179। सुमन कैसे? मैंने बता दिया। जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव है वो बिंदु होते हैं, वो रेखा नहीं होती। अगर अक्षांश रेखा पूछी जाती है तो 179 होती हैं। 0 डिग्री, भले ही वो 0 डिग्री, लेकिन एक रेखा है, वो काट रही है। तो टोटल आप करोगे तो 181, जिनमें से 2 को आपको रिड्यूस करना होगा, 179 होती हैं। ये ध्यान रखना आप सभी, ठीक है बेटा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आया। अब ये रेखाएं बनती कैसे हैं? किसने बनाई? कैसे बनी? इन्हें समझाएंगे, हमें लगेंगे 3-4 क्लास। उत्तरी वो है ऊपर ध्रुव तारा, ध्रुव तारा यहां पड़ रहा है सर पे, ऊपर ऊपर की तरफ ध्रुव तारा है। वो हिलता नहीं है, वो अपनी जगह पे रहता है। उसे देखकर 90 डिग्री का कोण डिसाइड किया, एंगल डिसाइड किया। उसको देख देख कर जब वो ध्रुव तारे का प्रकाश आना खत्म हो गया, उसको हमने 0 डिग्री मान लिया। ये ध्रुव तारे का खेल है दोस्तों, बहुत लंबा खेल है, आराम